नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए एक स्पेशल बैच लेकर आया हूँ जिसका नाम है वॉरियर। ये जो वॉरियर बैच है स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस या यू कैन फाइनेंशियल अवेयरनेस या मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेगा। ऐसे बच्चे जिनको इन सेक्शन में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। और इस लॉकडाउन में इससे बेहतर और शानदार कोई भी बैच नहीं बन सकता आप लोगों के लिए। आप सभी को बेहतर तरीके से पता है आने वाले 2 से 3 महीने ऐसे हैं जिनमें कि लॉकडाउन बिल्कुल चल ही रहा है, और अगर नॉर्मल शब्दों में बात करें वैकेंसी आने की या यूं कहें जो एग्जाम निकल चुके हैं उनका रिजल्ट आने में अभी बहुत 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 वक्त लगने वाला है। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए? ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट किया जाए, फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट किया जाए, जो एग्जाम में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ऐसे बच्चे जो साइंस साइड के, आर्ट साइड के हैं, इवन कॉमर्स की भी बात करते हैं, इन सेक्शन को कवर नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो करंट अफेयर बेस्ड ही रहते हैं। बट दोस्त 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं जो कि वॉरियर बैच आपका कवर करने जा रहा है। वॉरियर बैच में जो टेक्निक रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंटेंट यहां पर बाइलिंगुअल रहने वाला है। मतलब कंटेंट इंग्लिश में भी रहेगा, कंटेंट हिंदी में भी रहेगा, और एक्सप्लेनेशन भी आपका इसी तरीके से रहेगा। अगर आप लोग लाइव क्लासेस मिस करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल कराया जाएगा। गौर फरमाइएगा, अगर आप लाइव क्लास मिस करेंगे तो उसी क्लास का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, और इवन आपको हर क्लास की कंटेंट की पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। तो दो चीजें, आपको एक रिकॉर्डेड सेशन और लाइव क्लास की जो पीडीएफ होगी वो अवेलेबल कराई जाएगी। वो सेशन की यूएसपी रहेगी और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। ओवरऑल इस सेशन की मैं बात करता हूं तो इस वॉरियर बैच में आपको सबसे बेहतर जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग करंट जितने भी बैंकिंग चेंजेस हुए हैं उनको अपने बैंकिंग या यूं कहे बेसिक बेसिक बैंकिंग से कनेक्ट करके चलेंगे। यहां पर मैं आपके बहुत सारे टॉपिक लाइक कह सकते हैं, बजट हुआ, बजट में भी आप लोग फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फॉरेन ट्रेड, एफडीआई, एफआईआई, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट, हम लोग इस तरीके के मेजर टॉपिक कवर करेंगे जो अक्सर आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलते हैं। इस बैच को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दे रखा है। आप लोग या तो adda247.com से परचेज कर सकते हैं या आप लोग हमारी ऐप अड्डा एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। अड्डा ऐप से परचेज करेंगे और Y168 कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बशर्ते आपने अपनी ऐप को अपडेट कर रखा हो। अब ओवरऑल ये रहा इस पूरे बैच का एक तरीके से बहुत छोटे शब्दों में ब्यौरा। लेकिन यार दोस्त, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और अवेलेबल कराने जा रहा हूं। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद ही आपको इसी वीडियो में एक पूरा वीडियो मिलेगा 2 घंटे का, जो कि मैंने लाइव सेशन में पढ़ाया है। तो आप यूं कह सकते हैं कि मूवी का ट्रेलर मैं आपको दिखाकर जा रहा हूं। पूरी मूवी देखने के लिए आप मेरे वॉरियर बैच से जुड़ सकते हैं। काफी दिलचस्प कंटेंट रहेगा, काफी दिलचस्प टेक्निक रहेगी, और बहुत शानदार तरीके से यहां पर मैं अपना एफर्ट दे रहा हूं। और मैं यूं कह सकता हूं कि अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। एंड ऑल द बेस्ट। आज हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और गारंटी देता हूँ आज के सेशन में आपको काफी मजा आने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। तो कैसे क्या रहेगा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपके कमेंट यहाँ पर देख पा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2 बज चुका है और सेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब कैसे क्या रहेगा, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय श्री राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वर्जे। आई होप प्रभु से मेरी यही है एक कामना कि आज के सेशन में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास आज शाम तक मिल जाएगी, पीडीएफ भी आज आपको शाम तक मिल जाएगी। ओके, और जिनका सेशन आज का मिस हुआ है परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त आज का सेशन कल के सेशन से बिल्कुल यूं नहीं है कि इंटरलिंक रहेगा। कल के सेशन से इंटरलिंक नहीं है। आज का सेशन आपको एक अलग यूनिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इवन यूं पढ़ेंगे कि आपको कल की अगर सेशन मिस भी किया फिर भी हम लोग उसका एक रिवीजन नटशेल में कर लेंगे। मैं उन स्लाइड्स को भी लेकर आया हूँ। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, मेरे कमेंट आप देख पा रहे हैं? मम्पी मोंडाल जी, आई कैन सी योर कमेंट। आप एक बात समझिएगा, एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन बना आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके जो कुछ भी लिखेंगे वो या तो आप देख सकते हैं या तो मैं देख सकता हूं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है विद इन 48 आवर्स आपको मिल जाएगा, और वीडियो का लिंक भी वीडियो भी आपको 48 आवर्स में मिल जाएगा। कल की क्लास आपको, आपने एप्लीकेशन लिया है तो भाई एप्लीकेशन में आपको परचेज मटेरियल में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, जय श्री राधे। अब सेशन स्टार्ट करें। स्टार्ट करें मेरे दोस्त, फटाफट से ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल। इरफान खान के लिए यार
वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। ऐसे व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जो जमीन से उठे हैं, वो हमेशा मेरे आइडल रहते हैं। चाहे भाई सिद्दीकी साहब हो, चाहे इरफान जी हो। इरफान जी का आज निधन हो गया मुंबई हॉस्पिटल में, और बहुत वक्त से वो कह सकते हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रहे थे, और आज उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो भाई उनके लिए प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दोस्त। कल हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो मैं एक आपको दिखा देता हूं, नर्शल में देख लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था बैंक की डेफिनेशन। बैंक होता क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसका काम था डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज देना। ये हम लोगों ने कल डिटेल में देखा था। फिर हम लोगों ने एक चीज और इंपॉर्टेंट मार्क करी थी दोस्त, कि बैंक के फंक्शन, और बैंक के फंक्शन को टू पार्ट्स में बाइफरकेट किया था। एक प्राइमरी फंक्शन रहा था और एक सेकेंडरी फंक्शन रहा था। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन रहा था। इसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो सारा इसका सेकेंडरी फंक्शन बनता है। क्लियर है गाइस? इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो सारा सेकेंडरी फंक्शन कहलाता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहां पर डिटेल में डिस्कस किया था इसके टाइप्स ऑफ डिपॉजिट के बारे में, कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में हम लोगों ने चर्चा की थी, दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को नाम दिया मांग जमा, और टर्म डिपॉजिट को नाम दिया मियादी जमा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट को नाम दिया यहां पर मांग जमा, और टर्म डिपॉजिट को नाम दिया यहां पर मियादी जमा। डिमांड डिपॉजिट के भी हम लोगों ने दो पार्ट देखे थे कि इसमें दो अकाउंट आते हैं, कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट है इसमें मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट। बट यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, आपकी आपको एक लिमिट दे दी जाती है, आपकी गुडविल के बेसिस पे, आपकी डीलिंग के बेसिस पे। यू कैन से जैसे अंबानी है, और एक अगर हम लोग बात करें भाई जो पैसे लेके अभी गवर्न करके चले गए थे किंगफिशर के मालिक, वो अब यार अगर ये दोनों अगर मार्केट में बैंक में जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि भाई हम लोगों की गुडविल किसकी अच्छी है, तो ऑब्वियसली गुडविल किसकी है? अंबानी की। भाई वो टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें बैंक से डीलिंग प्रॉपर है, तो बैंक की नजर में उनकी गुडविल अच्छी है। तो उनके लिए भाई लिमिट ज्यादा रहेगी। ऐसे व्यक्ति की भाई जो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन करते रहते हैं पेमेंट में, तो उनकी जो लिमिट होगी वो यहाँ पर कम रहेगी। भाई डिले कर देते हैं, इस तरीके से क्या होगी, उनकी गुडविल कम हो जाती है। तो गुडविल पर डिपेंड करती है, आपकी बैंक से डीलिंग पर लिमिट यहाँ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट कहलाती है। और जितना विड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट उसी विड्रॉल अमाउंट पर लगता है, ना कि लिमिट पर, ना कि सैंक्शन अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये कल हम लोगों ने देखा था। देन फिर हम लोग बढ़े थे टर्म डिपॉजिट की तरफ, और ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है। इसे हम बोलते हैं आवर्ती जमा खाता, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता, मतलब कि इराफा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों ने देखा था, बैंक के लिए जो हाई कॉस्ट डिपॉजिट होता है वो आपका टर्म डिपॉजिट होता है, क्योंकि यहाँ पर हायर इंटरेस्ट होती है। मैक्सिमम इंटरेस्ट यहाँ पर पे की जाती है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, और यहाँ पर इंटरेस्ट करंट अकाउंट में तो होती ही नहीं है, सेविंग अकाउंट में मिनिमम होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं लो कॉस्ट डिपॉजिट, लो कॉस्ट डिपॉजिट एंड हाई कॉस्ट डिपॉजिट। यहां तक आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा आपके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही तो है एक तरीके की यार दोस्त, बैंक के साथ डीलिंग है आपकी। आप लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भाई थोड़ा भी डिले करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो बैंक डिक्रीज करने लगता है, यही तो होता है। ठीक है, सभी के मैसेज दिख रहे हैं मेरे को? ओके, अभी फर्स्ट क्लास की पीडीएफ और वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं हुआ, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट यार, टर्म डिपॉजिट हो गया क्लियर सभी के। फिर हम लोग आए थे लोन्स एंड एडवांसेस पे। मैंने आपको लोन्स के बारे में बताया था, इट मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, बट एडवांसेस हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं, अप टू 1 ईयर आप कह सकते हैं। यहाँ पर एडवांसेस के तीन पार्ट देखे थे हम लोगों ने, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटेड। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, बट कैश क्रेडिट के लिए सच कोई ये नहीं है कि करंट अकाउंट होल्डर को मिलेगा। इसके लिए जनरली कोई भी व्यक्ति इसकी फैसिलिटी ले सकता है, बट असल में यार इसका भी लाभ कौन उठाते हैं? बिजनेसमैन को ही यहाँ पर लाभ मिलता है। अक्सर क्या होता है ना, जब कभी बिजनेसमैन को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, डे टू डे नीड्स के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो इन ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, कैश क्रेडिट की तरफ अक्सर जाते हैं। बिल डिस्काउंटेड की बात करते हैं तो जब पार्टी के पास पैसे नहीं होते हैं, पार्टी के पास पैसे नहीं होते तो दूसरी पार्टी क्या करती है, यहाँ पर पार्टी जो सेकंड है, ये दोस्त इनके ऊपर बिल लिख देती है। एक यहाँ पर तय डेट होती है, इस डेट पर जाकर आपको पेमेंट लेना होता है। तय डेट पर पेमेंट लेंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपका कहलाता है। ठीक है, ये बिल डिस्काउंटेड तभी बनता है जब इसका पेमेंट आप तय डेट से पहले लेते हैं, इसको मॉर्गेज करके आप एडवांस में पैसा ले लेते हैं, तब जाकर ये बिल डिस्काउंटेड बनता है। बैंक इस पर डिस्काउंट काटता है, तब आपको पेमेंट दे देता है। ये कल हम लोगों का टॉपिक रहा था।
दोस्त परेशान मत होइए, एक एक चीज का मैं डाउट रिजॉल्व करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ फोकस करिए, मेरे मेरे सेशन को जरा समझिए। जुम्मा जुम्मा स्टार्ट हुए, अभी एक क्लास हुई, आज दूसरी क्लास है। आप लोग पहली क्लास में क्वेश्चंस इतने रख रहे हैं, मैं सारी चीजों को समझाऊंगा। मैं एक प्रॉपर चैनल भी बताऊंगा आपको, कैसे चैनल पर किस तरीके से आपको मेरे से क्वेश्चंस पूछने हैं। पहली क्लास कंप्लीट होने दीजिए, दूसरी क्लास कंप्लीट होने दीजिए, तीसरी क्लास में मैं सभी के डाउट ले लूंगा, ठीक है। पहली क्लास कंप्लीट हो गई, दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई, तीसरी क्लास आते आते आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब तीनों क्लास कंप्लीट होगी, यू विल फील कि हमें जरूरत नहीं है कुछ भी पूछने की। मैं सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व कर दूंगा। गाइस बस प्लीज समझिए अभी, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग। कैश क्रेडिट हो गया था, ओवरड्राफ्ट हो गया था, बिल डिस्काउंटेड हो गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ने वाले, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, अभी हम लोग कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस और कॉल मनी तीनों चीज समझेंगे। ओके, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ही है आज, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ही है, सब कुछ है, जरा पढ़ते हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, स्टार्ट करें। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसे हम बोलते हैं इस हिंदी में वित्तीय समावेशन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एक बात याद रखना मेरे भाई, घोड़ों की रेस में दौड़ा रहा हूं, घोड़ों की रेस में दौड़ने के लिए घोड़ा ही बनना पड़ता है, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। आशीष गौतम सिर्फ घोड़ों की रेस को पसंद करेगा दोस्त, तो घोड़ों की रेस में मुझे घोड़े चाहिए, और उसके लिए आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, और मेरी जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको समझना, ठीक है, ध्यान से। कैसे, जरा देखना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, थॉट प्रोसेस डेवलप करिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या है यार, वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ ना कुछ तो मतलब, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ शब्दों से तोड़कर समझ में आ रहा? कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहां पर बैंकिंग की सर्विसेज है ही नहीं, एक ऐसी जगह जहां पर बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है, या ऐसे लोग जिनके पास बैंकिंग की कोई भी सर्विसेज नहीं, बैंक नहीं है, बैंक की ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना दोस्तों, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। वित्तीय समावेशन का अर्थ यह होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह होता है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू अनबैंक्ड एरिया, ठीक है। टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड एरिया इज कॉल्ड दी फाइनेंशियल इंक्लूजन। भाई समझ में आया? यस सर लिखिएगा। जहां बैंक सर्विसेज नहीं पहुंची है वहां तक बैंक सर्विसेज पहुंचाना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। बहुत बढ़िया, वेल डन यार। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, घोड़ों की रेस है, तुगलक तुगलक चलेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसी जगह जहां पर वित्तीय समावेशन है ही नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन है ही नहीं, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना कहलाता आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्लियर है गाइस? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझ में आया कि ऐसी जगह जहां पर बैंकिंग की सर्विस नहीं है, बैंक की ब्रांचेस नहीं है, वहां तक बैंकिंग की ब्रांचेस भाई खोलना, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। इसके लिए गवर्नमेंट आरबीआई बहुत काम करता है, ठीक है। इसके लिए बैंकिंग भाई बैंक आरबीआई बहुत काम करता है, और उसमें एक मॉडल काम करता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एक बिजनेस फैसिलिटेटर। क्लियर है? एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एक बिजनेस फैसिलिटेटर, बड़े गौर फरमाइएगा दोस्त। एक मॉडल काम करता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट और एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर। आप लोगों ने इसका नाम सुना है? इसका नाम सुना है कि नहीं सुना मेरे भाई? बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर। नॉट येट, नॉट येट। ओके, ये दादी अम्मा न न न, दादी अम्मा न न न, ठीक है। ये दद्दू है। असल में मेरे दद्दू और मेरी दद्दी में अगर बात करते हैं तो अभी हैं भाई वो, ठीक है। और
इनमें दादी की चलती है, दद्दू की चलती नहीं, ठीक है। दादी डरा कर रखती हैं। अब दोस्त, ये मेरा गांव है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरा विलेज है, और मेरे विलेज में बैंकिंग की सर्विसेज के बारे में दो व्यक्ति जाते हैं। एक व्यक्ति जाता है जो कि इसकी इंफॉर्मेशन देता है, और एक व्यक्ति होता है जो कि बैंकिंग सर्विसेज देता है। बैंकिंग सर्विसेज देना मतलब कि वो यहां पर बैंकिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को अकाउंट ओपन कराना है तो अकाउंट ओपन कराएगा, वहां ले जाकर उसका फॉर्म फिल करवाएगा, ये सारी चीजें काम कराने का काम रहता है उस व्यक्ति का। तो यहां पर एक बात समझिएगा, गांव में एक दो व्यक्ति गए, दो व्यक्तियों में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है बैंकिंग के बारे में, और एक बैंकिंग की प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है। जो बैंकिंग की प्रॉपर सर्विसेज देता है ये कहलाता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, और जो इंफॉर्मेशन देता है यहां पर वो बिजनेस फैसिलिटेटर देता है। मतलब बताने जाता है बिजनेस फैसिलिटेटर, अम्मा जी ये होता है, दद्दी अम्मा ये होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। बट असल में उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो काम कौन करता है, यहाँ पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल करता है। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जहां पर बैंकिंग की ब्रांचेस नहीं है, जहां पर बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है, वहां पर ये मॉडल बहुत काम करता है, बीसी और बीएफ। गाइस क्लियर है ये वाला पॉइंट? गौर फरमाइएगा। ये दोस्त गांव है, गांव में ऐसे व्यक्ति जहां पर की बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है, जहां पर बैंकिंग की सर्विस नहीं है, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है। अब वहां तक फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे पहुंचाई जाए, तो आरबीआई दो मॉडल लेकर आया, एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल और एक बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल। जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता है ये बैंकिंग की सर्विसेज देकर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी दादी को पैसे चाहिए थे, तो वो क्या करेंगे कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल आएगा, वो भाई मोबाइल एटीएम लेकर आएगा अपने साथ, और वो इनका एटीएम यूज करेगा, वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, एटीएम यूज करेगा, एटीएम में यूज करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देगा, और इनके पैसे जो होंगे वो इनको पैसे यहां पर दे देगा। एक तरीके का ये हो गया सर्विसेज भी। बट ये सर्विस यूज कैसे करनी है, सारी सर्विसेज के बारे में बताने का किसका काम रहता है, इट इज कॉल्ड द बिजनेस फैसिलिटेटर। गाइस क्लियर हुआ? बीसी और बीएफ मॉडल डन। देखिए कमेंट में इस तरफ रीड कर रहा हूं तो ये मत कहिए आई कांटेक्ट, आप लोगों के लिए बड़ी सेटिंग करी है मैंने यार। बिजनेस फैसिलिटेटर, क्रिस्टल क्लियर, वेल डन यार। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इतना तो काम अपना हुआ। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बताया इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मैंने छोटा सा पार्ट आपको यहां पर बताया है। अब गौर फरमाइएगा, इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई नए बैंक का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया। उसने कहा ठीक है ये बीसीबीएफ तो काम कर रहे हैं, बट हम लोग इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को और अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए, और अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए दोस्त क्या काम करेंगे, हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, कुछ ऐसे बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जो कि डेडिकेटेडली पहले इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे, जो कि जहां पर रूरल एरियाज है वहां के। क्लियर है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यहां पर आरबीआई एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, पेमेंट बैंक का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और यार दोस्त जब मैं आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तब मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पढ़ाऊंगा। एक चीज ये गवर्नमेंट स्कीम भी रहेंगी उन वाले टॉपिक में। अपने देश की हकीकत ये है दोस्त कि 2014 से पहले या 2014 के बाद से हम कहते हैं, या यूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट जब आया तो हमारे यहाँ पर वित्तीय समावेशन बढ़ा, लोगों के अकाउंट ही नहीं थे, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से मतलब कोई मतलब ही नहीं था। और धीरे 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 अब लोगों का रुझान जो बैंकिंग सर्विसेज की तरफ मोल्ड होने लगा है। पहले अपने देश में इतना लोग अकाउंट खुलवाना पसंद नहीं करते थे। इसी पूरी कड़ी को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा कब से कैसे क्या है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि बिजनेस मॉडल जो थे एक तरीके के बीसी और बीएफ, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक अपना छोटा सा पार्ट लेकर रहे थे। अब उसको और बेहतर लेवल पे करने के लिए आरबीआई कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आया, पेमेंट बैंक का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का। क्लियर है? पेमेंट बैंक का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ओके क्लियर है? यस सर। अब आते हैं दोस्त पेमेंट बैंक पर, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। पेमेंट बैंक होता क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा मेरा। पेमेंट बैंक, इसे हम लोग बोलते हैं भुगतान बैंक। क्लियर है? पेमेंट बैंक के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पेमेंट बैंक जो है
ये सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये लोन प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर है? बैंक के प्राइमरी फंक्शन में भी ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है? पेमेंट बैंक जो होता है ये सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता। और डिपॉजिट की भी बात करें दोस्त, तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये आपका टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है, यहां पर रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। ये एग्जाम का सवाल है। पेमेंट बैंक जो होता है, क्या वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है या वो लोन प्रोवाइड करता है? तो आंसर बनता है ये सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता। जो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इसमें दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। तो ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। और डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ, रीड करिएगा, रटना नहीं है, रीड करिएगा। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है, यहां पर रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, या यूं कहें आपके अकाउंट में मैक्सिमम जो बैलेंस रह सकता है, अगर आपका पेमेंट बैंक में खाता है वो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं रख सकते हैं पेमेंट बैंक में। पेमेंट बैंक का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो निकल कर आता है दोस्त, वो बहुत काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग, और ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यहाँ पर पूछा जा चुका है। और ये पॉइंट बनता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इट इज 100 करोड़। मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा। ओके, गौर फरमाइएगा। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक हिंदी में बोलते हैं इसे भुगतान बैंक। भुगतान बैंक में यदि आप खाता खुलवाने जाते हैं तो वहां पर दो प्रकार के खाते खुलेंगे, या तो आपका चालू खाता या तो बचत खाता। मतलब ये आपकी मांग जमा है स्वीकार करता है, ये आपका टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब आप यहाँ पर रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। पेमेंट बैंक में जो मैक्सिमम डिपॉजिट ये लेता है, इट इज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए तक का ये मैक्सिमम डिपॉजिट लेता है। मैक्सिमम डिपॉजिट मतलब आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रख सकते। ये तो रहा एक कस्टमर के लिए पॉइंट। बट एक जो व्यक्ति पेमेंट बैंक ओपन करना चाहता है, एक व्यक्ति जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो यदि कोई पेमेंट बैंक ओपन करना चाहता है तो उसकी मिनिमम नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ होनी चाहिए। बैंक की जो इनिशियल कैपिटल होगी, शुरू में जो पूंजी होगी, वो कितनी होगी? 100 करोड़ रुपए होगी। आई होप गाइस क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जरा देखना। अब आते हैं जरा हम लोग यहां पर पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं, रीड करते हैं। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब यहां पर आप करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इट कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, ये टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? मतलब आप यहां पर रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ अप टू ₹1 लाख पर कस्टमर। पर कस्टमर ये मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही एक्सेप्ट कर सकता है। भुगतान बैंक प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए तक की ही जमा राशि स्वीकार कर सकता है। यह म्यादी जमा को स्वीकार नहीं कर सकता। यह भुगतान बैंक मांग जमा स्वीकार कर सकता है। सिंपल शब्दों में बात करें तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। और दोस्त, पेमेंट बैंक में जो मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है, ये 1 लाख रुपए पर कस्टमर हो सकता है। मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा मैक्सिमम डिपॉजिट यहां पर नहीं आ सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। 1 लाख से ऊपर हो ही नहीं सकता। 1 लाख मैक्सिमम आप लोग जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट यार, पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन। यही तो हम लोगों ने कहा कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड, नॉर्मल बैंक की तरह ये भाई डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता, मतलब एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस बैंक इज ₹100 करोड़। इस बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 100 करोड़ रुपए की है। भैया गौर फरमाइएगा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा पेमेंट बैंक की बात करी। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड नहीं करता। डिपॉजिट में भी ये आपका डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये आपका टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि ये आप इस खाते में
आप या इस बैंक में जो आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इसमें आप रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट करा सकते हैं ओपन, इसमें करंट अकाउंट करा सकते हैं, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। ये लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। आप नॉर्मल बैंक की तरह आपको जैसे एटीएम इशू किया जाता है, इसमें भी एटीएम इशू किया जाएगा। इसको ओपन करने के लिए इस बैंक को, ताकि अकाउंट को, अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 100 करोड़ की जरूरत नहीं है। किसी संस्था को, जैसे कि जियो को, अगर जियो ने पेमेंट बैंक ओपन किया है तो वहां पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 100 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 25% of payment banks branches must be in the अनबैंक्ड रूरल एरिया। अब समझ में आया फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों मैं बोल रहा था, वित्तीय समावेशन के लिए बोला कि जो पेमेंट बैंक है इसकी 25% जो ब्रांचेस रहेंगी वो अनबैंक्ड रूरल एरिया में रहेंगी। 25% ऑफ पेमेंट बैंक्स ब्रांचेस मस्ट बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरिया। ऐसा रूरल एरिया जहां पर बैंक ही नहीं है, वहां पर 25% ब्रांचेस इज मैंडेटरी। मैंडेटरी है कि इट मस्ट बी ओपन। इनको 25% जो ब्रांचेस है पेमेंट बैंक की वो कहां पर ओपन करनी पड़ेंगी, गाइस याद रखना है, ये अनबैंक्ड रूरल एरिया में। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा मुझे आप लोग बताइए, देखो पढ़ लेते पहले से। फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड, मतलब इसमें विदेशी निवेश आ सकता है, फॉरेन शेयर होल्डिंग आ सकती है। दूसरे शब्दों में यहां पर एफडीआई आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट एज पर दी रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। अच्छा देखिए समझिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विदेशी निवेश। अब विदेशी निवेश भारत में आने के लिए अलग अलग बोल रखा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में इतना परसेंट आप किसी भी संस्था में निवेश कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में इतने परसेंट कर सकते हैं। और बैंकिंग में भी दो प्रकार के बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो बोला गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन पर जो एफडीआई के रूल लागू होते हैं वही रूल लागू होंगे यहाँ पर पेमेंट बैंक पे। यही सेम रूल लागू होंगे आपके किस पे दोस्त, पेमेंट बैंक पे। मेरा सवाल आपसे एक बहुत छोटा सा है कि पेमेंट बैंक के केस में एफडीआई की लिमिट कितनी है? एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आशीष गौतम की बात करें, मेरी कंपनी का नाम आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता है वैसे एग्जैक्टली exactly। मैं एक बिजनेस टाइकून हूं और मेरी एक कंपनी है। मैं टीचिंग तो चलिए मेरी हॉबी है, मतलब कह सकता हूं मुझे मजा आता है, बट मैं एक बिजनेस टाइकून हूं। मेरी कंपनी का नाम है चिरकुट कंपनी। ठीक है, चिरकुट कंपनी। चिरकुट कंपनी में भी बहुत सारी, जैसे कि लाइक मैं बोलूं फेसबुक की बात करें, उसने मुझसे कहा था कि सर मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार अभी मैं बिजी चल रहा हूं वॉरियर बैच के रिगार्डिंग, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं लिया। तो यार कितना काम आ जाएगा फिर उस वजह से। मैंने कहा यार अंबानी जी के पास जाओ, अंबानी जी थोड़ा अभी क्लियर चल रहा है, फ्री चल रहा है, उनकी कंपनी में निवेश कर लो। ठीक है, तो वो एफडीआई के रूप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। एफडीआई 9.99% स्टेक ले लिया, एफडीआई के रूप में इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ऑनरशिप ऑनरशिप आती है, विदेशी लोग आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं और वो इसके ऑनर बन जाते हैं। समझ में आया यार? ऑब्वियसली यार मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ यार, तुम लोग मतलब मजाक में ले रहे हो। इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, मेरी कंपनी लिस्टेड है यार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब यार तुम लोग, मैं अक्सर मीटिंग में जाता रहता हूँ यार, कॉमर्स मिनिस्टर अक्सर मुझसे डिस्कस करते बहुत सारे मुद्दों पे। तुम लोग वो सीरियस नहीं ले रहे यार मेरे को यार, तुम लोग हंस रहे हो यार। मतलब यार ये दिस इज नॉट फाइन यार, आई कांट टॉलरेट यार। मतलब ये नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता प्लीज यार। ऐसे बेइज्जती मत करो मेरी, मुद्दे की बात पर आ रहे हैं। मजाक चल रहा, सीरियस मत ले लेना यार, तुम लोग पहुंच जाओ बेइज्जती हो जाएगी। एफडीआई की बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में अलग है और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अलग है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैक्सिमम जो एफडीआई आ सकता है 74% आ सकता है। 74% तक ऑनर एक विदेशी हो सकता है। और यही एफडीआई जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में लागू होगी यही दोस्त पेमेंट बैंक पर लागू होगी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं मेरे भाई यहां तक? कंपनी का नाम चिरकुट कंपनी, जस्ट लाइक फालतू नहीं था वो यूनिवर्सिटी थी, वैसे ही मेरी कंपनी का नाम चिरकुट कंपनी है। एफडीआई अप टू मैक्सिमम 74%। 74% ये दिस इज अ कंपनी ऑफ आशीष गौतम, ये आशीष गौतम की कंपनी है। 100% इसका कोई ऑनर है। अब ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसमें 74% इन्वेस्टमेंट एक आउटसाइडर का हो सकता है। एक विदेशी का मैक्सिमम 74% तक इन्वेस्टमेंट यहां पर हो सकता है, हिस्सेदारी हो सकती है। 26% यहां पर लोकल रहे। अब समझ में आ गया? आई होप क्लियर होगा। एक बार फिर दोबारा समझा देता हूं, जरा देखना। पेमेंट बैंक की हम लोगों ने बात करी। पेमेंट बैंक है क्या है? पेमेंट बैंक एक बैंक है जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा।
डिपॉजिट में भी ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, ये टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डिमांड डिपॉजिट में मतलब ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये मैक्सिमम जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है वो आप आपके बैलेंस में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस नहीं हो सकता, 1 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस नहीं हो सकता। क्लियर गाइस? 1 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर नहीं हो सकता। जैसे अभी एफडीआई आया है ना, जियो में आया था, जियो में 9.99% का स्टेक खरीद लिया है, किन्होंने खरीदा है? मार्क जुकर्सबर्ग ने। इट इज एफडीआई। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यार जरा ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। ये डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, एटीएम कार्ड इशू करता है। इसको ओपन करने के लिए जो न्यूनतम पूंजी चाहिए वो 100 करोड़ की यहां पर रिक्वायर्ड होगी। पेमेंट बैंक की जो ब्रांचेस होंगी वो अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन की जाएंगी, कम से कम 25% ब्रांचेस। और जो फॉरेन शेयर होल्डिंग रहेगी इसमें परमिट की गई, इज परमिटेड एज पर दी रूल फॉर एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में जितनी एफडीआई की लिमिट है वही एफडीआई की लिमिट यहां पर लागू होगी पेमेंट बैंक के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी। समिति जो थी इसके लिए वो थी नचिकेत मोर समिति, और ही इज अ नचिकेत मोर। ये नचिकेत मोर है और इन्हीं की भैया कह सकते हैं कि यही कमेटी बनाई गई थी। क्लियर है गाइज? इतना क्लियर है? यस सर लिख देना। एफडीआई और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग फॉरेन ट्रेड का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते दोस्त यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड फैक्ट जरा समझिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ये लोन भी प्रोवाइड करता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और ये लोन भी प्रोवाइड करता है। यहां पर डिपॉजिट पर कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है डिपॉजिट पर। जैसे कि पेमेंट बैंक में थी 1 लाख रुपए की, ये डिपॉजिट भी करेगा एक्सेप्ट और ये लोन भी प्रोवाइड करेगा, और डिपॉजिट पर कोई लिमिट भी नहीं है। सेम कंडीशन, 25% ब्रांचेस इसको भी अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी पड़ेंगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 25% अपनी ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी पड़ेंगी। और कहा गया है इनके लिए भी कहा गया है एफडीआई इज परमिटेड। एफडीआई परमिटेड मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एफडीआई आ सकता है, विदेशी निवेश आ सकता है, इज परमिटेड लाइक प्राइवेट बैंक। जितना प्राइवेट बैंक में एफडीआई होगा उतना ही एफडीआई आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी परमिटेड रहेगा। इसके लिए जो कमेटी उसका नाम है उषा थोरात कमेटी। ठीक है, उषा थोराट कमेटी इससे रिलेटेड है, एक बार देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहां पर है 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। असल में कहने का लॉजिक ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस उन्हीं को दिया गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस उन्हीं को दिया गया जिनको पहले से बैंकिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको पहले से बैंकिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर डिपॉजिट एज वेल एज प्रोवाइड लोन। मतलब कहने का लॉजिक ये है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आप लोग यहां पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट सब ओपन करा सकते हैं। बट दोस्त ये लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपका लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। ऐसा लिखा है? नहीं सर, यहां लिखा है लोन प्रोवाइड करेगा। भैया गौर फरमाइएगा, क्या लिखा है? लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, करेगा? लोन प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा मेरे भाई, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। भाई सेविंग अकाउंट कहीं भी होगा इंटरेस्ट ऑब्वियसली मिलेगा यार, अब वो किसी भी बैंक में हो। भाई करेगा दोस्त, याद रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है सारे के सारे और ये लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें अगर किसी व्यक्ति को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए, व्यक्ति किसी संस्था को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का एलिजिबिलिटी है, उसको एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए इनिशियली। नेक्स्ट, इसको ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 200 करोड़ रुपए की। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 करोड़ की। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, 200 करोड़ रुपए की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस बैंक, मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कितनी है? 200 करोड़ की। अभी ये हाल ही में चेंज हुई है, पहले ये भी 100 करोड़ थी, अभी बदलकर इसे 200 करोड़ कर दिया गया है।
फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड, मतलब एफडीआई इसमें परमिटेड है, बट कैसा है? एज पर द रूल फॉर द एफडीआई इन प्राइवेट बैंक। मतलब प्राइवेट बैंक में, जो निजी बैंक में एफडीआई के लिए रूल है ना, वही रूल लागू होता है यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी। वही रूल लागू होगा दोस्त यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। मतलब सेम पेमेंट बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, दोनों के केस में एक सिमिलर बात यह है कि भाई दोनों केस में जो एफडीआई रहेगी वो यहाँ पर उतनी रहेगी जितनी की प्राइवेट बैंक में रहती है। नेक्स्ट यार, 25% of branches, 25% of small finance bank branches must be in unbanked rural area। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी जो ब्रांचेस रहेंगी उसका 25% कहां पर होगा? अनबैंक्ड रूरल एरिया में, इंक्लूडिंग राफा। स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखना, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू लेंड 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। रुक जाओ जरा, एक बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको मैं समझाऊंगा उससे पहले ये समझ लो। इससे रिलेटेड कमिटी उषा थोरात कमिटी, उषा थोरात समिति किससे रिलेटेड? स्मॉल फाइनेंस बैंक से। डिफरेंस बिटवीन पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा एक चीज समझना यार, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आप लोग आज पढ़ रहे हो, मैं 2011 में पढ़ा करता था। एक बहुत शानदार फैकल्टी आप लोगों ने सुना होगा, प्रवीण कुमार। मैं सैटेलाइट क्लासेस, मुनीश भंडारी लॉ के बहुत फेमस टीचर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनसे जब मैं पढ़ता था दोस्त, तो मैं एक चीज देखता था, हम लोग क्लास में बैठते थे, 3 घंटे का सेशन होता था हम लोगों का, और 3 घंटे के सेशन को समझते थे और पूरा समझते थे। जब हमें डाउट आते थे ना, उनको हम लोग सारे नोट करते चलते थे एक एक करके, फिर उसके बाद एक साथ पूछते थे। आप लोग, मैं कुछ बोलता नहीं हूं, मैंने बोला आ आपका निकलता भैया पा, मैं बोलता का आपका निकलता टा, मतलब भाई मैंने तुरंत की तुरंत टाइप कर देते हो सारा का सारा। थोड़ा पेशेंस रखो, स्टडी कैसे करनी है ये भी एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए आप लोगों का। पहले समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं, एक एक लाइन पे पूछोगे तो इट इज नॉट इजी फॉर मी टू रिप्लाई, मतलब ईच एंड एवरी आंसर। इट इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो यार, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई कि मैं एक एक व्यक्ति का आंसर यहां पर दे पाऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना पेशेंस रखिए, पूरा टॉपिक समझा दूं, नोट कर लीजिए सारी चीजें, फिर एक साथ कमेंट में लिखिएगा, ठीक है? प्लीज जरा एक स्टडी का प्रॉपर वे बनाइए। हम ऐसी बात करते हो, गौतम जी से पढ़ रहे हो उसके बाद भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। पॉइंट नंबर 1, पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 100 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 करोड़। पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। ये आपका डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और ये टर्म डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। तीसरा पॉइंट, ये लोन प्रोवाइड नहीं करता और ये आपका लोन भी प्रोवाइड करता है। चौथा पॉइंट, यहां पर डिपॉजिट पर एक लिमिट है और वो लिमिट है पर कस्टमर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो सकता। यहां पर कोई डिपॉजिट पर लिमिट नहीं है। इसके लिए नचिकेत मोर कमिटी है, इसके लिए उषा थोरात कमिटी है। यहाँ पर 25% जो ब्रांचेस है वो आपकी जाएंगी रूरल, मतलब ही अनबैंक्ड रूरल एरिया में, और यहाँ पर भी 25% ब्रांचेस जाएंगी अनबैंक्ड रूरल एरिया में। क्लियर है? अनबैंक्ड रूरल एरिया में। आई होप सो गाइस यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर एफडीआई जो यहाँ पर रहेगी, सेम उतनी एफडीआई रहेगी जितनी प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में मैक्सिमम लिमिट है 74% की, और यहाँ पर भी जो एफडीआई है उतनी ही रहेगी जितनी की प्राइवेट बैंक्स में लिमिट है। क्लियर गाइस? यहां तक सारी चीजें, यहां तक सारी चीजें यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ा पेमेंट बैंक रिलेटेड। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़, एटीएम ये तो नॉर्मल है, बच्चों वाला पॉइंट है, ठीक है? स्मॉल फाइनेंस बैंक ये हो गया, एफडीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% ऑफ देयर क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये वाला पॉइंट रह गया, ठीक है? इतना क्लियर? ये पूरा चार्ट देख लो, क्लियर है? एलिजिबिलिटी यहाँ पर एक पॉइंट एडिशनल आता है, एलिजिबिलिटी, ये पॉइंट जो है यहाँ पर एडिशनल आया, यहाँ पर एलिजिबिलिटी। जिसको भैया ये चाहिए उसका कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ठीक है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट यहां पर आता है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 75% इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। अब ये क्या पॉइंट है, जरा ये समझा देता हूं मैं आप लोगों को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव टू लेंड 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर। लघु वित्त बैंकों को अपने क्रेडिट का, अपने ऋण का 75% प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है। कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई बता सकता है दोस्त? रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट को रूरल एरिया में लोन ज्यादा 75, जैसे कि एग्रीकल्चर, हाउसिंग। ओके, थोड़ी देर थमोगे, मैं समझाऊं? तुम लोगों ने ट्राई कर लिया, मैं समझाऊं? वेल, सोचिए, दिमाग लगाइए। पापा ने बोला बेटा आज तू क्या खाना पसंद करे, माँ ने बोला आज क्या खाना पसंद करोगे, क्या बोलते, मैगी बना दो, ऐसे बोलते हो? नहीं। जब ऐसा आता तो ओके, जैसे मैं घर जाता हूँ, सोचते हो ना, थॉट प्रोसेस यूज करते हो अपनी। ऐसे ही अब किसी ने बोला लॉकडाउन के बाद हम लोग ना घूमने चलेंगे, अब कोई भी हो सकता है भाई, थर्ड पार्टी किसी ने बोल दिया, अब आप लोग सोचोगे यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, थॉट प्रोसेस यूज करते हो। अब आशीष बोलता तब क्यों थॉट प्रोसेस यूज नहीं करते हो? आशीष ने बोला ओके ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब प्रायोरिटी सेक्टर, ओ प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर कितने होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या, तुरंत की तुरंत माइंड में देखिए क्या आएगा, अब देखना समझना, याद कराऊंगा दोस्त, याद, ठीक है, याद करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर कुल मिलाकर होते हैं 8। कितने प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं दोस्त? 8 प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। गौर फरमाइएगा, कितने प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, मेरे साथ लिखिए जरा एक बार कमेंट बॉक्स में, टोटल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। ठीक है दोस्त, कितने प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं? कुल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। याद रखना दोस्त, कुल मिलाकर कितने प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं? 8 प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। ठीक है, कितने प्रायोरिटी सेक्टर है याद रखना है, कुल मिलाकर दोस्त यहां पर 8 प्रायोरिटी सेक्टर है। 8। देखो दोस्त, 8 प्रायोरिटी सेक्टर कौन से यहां पर, जरा वो देख लेते हैं। कुल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर है, उनको याद करने की ट्रिक है एच आर सीमा। ठीक है, इस पे अभी काम नहीं करेंगे, इसको सिर्फ समझेंगे, इस पे मत दिमाग लगाइए, क्योंकि दोस्त इस पे दिमाग लगाओगे तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। इसको जरा समझने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे यहां पर है हाउसिंग एक सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी एक सेक्टर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है, एजुकेशन एक सेक्टर है, एजुकेशन एक सेक्टर है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रेडिट एक सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई एक सेक्टर है, एक सेक्टर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, और अदर्स यहां पर आता है। कुल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर है। जब कभी भी कोई बैंक, जब कभी भी कोई बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, जब कभी भी कोई बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, बड़े गौर फरमाइएगा दोस्त, जब कभी भी कोई बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिसाइड किया कि वो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 100 करोड़ रुपए का ऋण देता है। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त, आप लोग जितने सेशन को देख रहे हो ना, आप खुद को मान लो यहां पर कि आप खुद में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। खुद में क्या हो? एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। अब आप खुद में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो आप ये सोचकर चलिए कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिसाइड किया है कि 100 करोड़ रुपए आप यहां पर लोन प्रोवाइड करेंगे। एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं दोस्त, आप लोगों को मैं अपने पूरी हकीकत बताता हूं। मेरे फादर हैं, बहुत प्यारे मेरे पापा, सबके प्यारे होते हैं, ठीक है, ही इज माय फादर, एंड ये मैं हूं दोस्त। ठीक है, ये मैं हूं थोड़ा मोटू टाइप का। ठीक है, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि आशीष, आशीष तेरे पास कितने रुपए? 100 रुपए हैं। आशीष तेरे पास कितने रुपए? मैंने कहा पापा मेरे पास 100 रुपए हैं, और मैं पूरे दिन में जो पैसे खर्च करूंगा वो कितने रुपए खर्च करूंगा? यहाँ पर 100 रुपए पापा मैं आज पूरे दिन में खर्च करने जा रहा हूँ। क्लियर है गाइस? मैं पूरे दिन में कितने रुपए खर्च करने जा रहा हूँ? तो 100 रुपए में पूरे दिन में यहाँ पर खर्च करने जा रहा हूँ। पापा ने मुझे बोला बेटा तू इस 100 रुपए में से, इस 100 रुपए में से तू क्या करेगा कि 75 रुपए, 75 रुपए पूजा पे खर्च करेगा। मैंने कहा क्या पापा? अरे सुनो तो सही, बहुत बढ़िया बात। पापा ने बोला बेटा इसमें से 75 रुपए तो पूजा पे खर्च करेगा। भाई खुश हो गया, भाई शर्मा जी की पूजा के लिए पापा ने खुले में बोल दिया 75 रुपए खर्च करेगा। सुनना, फादर ने कहा आशीष से बेटा तू 100 रुपए में से 75 रुपए पूजा पे खर्च करेगा। मैंने कहा पापा शर्मा जी की पूजा पे? अभी आपके दोस्त शर्मा जी की पूजा पे? उन्होंने कहा एक पड़ेगा लपड़, शर्मा जी की पूजा पर नहीं है, भगवान की पूजा पे खर्च करना है। चुपचाप जा मंदिर में 75 रुपए की थाली ली और चढ़ा दियो, ठीक है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं शर्मा जी की पूजा पे। ठीक है,
अभी तुम कितने बड़े हो गए हो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे? मैंने कहा पापा ठीक है, अभी आप बड़े हो, आप ही बातें कर लो। हम फिर शांत हो गए। मतलब कहने का लॉजिक ये है कि पापा ने कहा कि बेटा तुझे खर्च करने हैं 100 रुपए। मैंने डिसाइड किया 100 रुपए खर्च करने हैं, बट मेरी इसमें से प्रायोरिटी क्या थी दोस्त, कि 75 रुपए किस पे खर्च करने? पूजा पे खर्च करने, भगवान की। किसकी पूजा पे दोस्त? भगवान की पूजा पे खर्च करने। तो यहां पर सेम यही कंडीशन बैंक्स के लिए है। आरबीआई ने कह रखा है बैंक्स को कि मेरे भाई तुमको लोन देना है। एग्जांपल है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक को लोन देना है मार्केट में। तो बोला गया है कि तुम्हारे पास जो कुल पैसा तुमने डिसाइड किया पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए का, उसमें से 75%, 75 करोड़ रुपए तुम प्रायोरिटी सेक्टर में दोगे। मेरे लिए प्रायोरिटी भगवान की पूजा पापा ने डिसाइड करी। आरबीआई ने बैंक्स के लिए डिसाइड करी प्रायोरिटी ये 8 सेक्टर। कहा गया है कि अगर तुम पूरे फाइनेंशियल ईयर में लोन दोगे तो इन 8 सेक्टर में अपने पूरे डिसाइड किएगा 75% दोगे। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिसाइड किया तो 100 करोड़, हो सकता है 200 करोड़ देना हो, इसे हो सकता है हर फाइनेंशियल ईयर में अलग हो सकता है, किसी में 50 करोड़ हो, तो उसको 50 करोड़ का 75% इन्हें इस 8 प्रायोरिटी सेक्टर में इन्हें देना पड़ेगा। कौन कौन से? हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर और अदर्स। अदर्स दोस्त कुल मिलाकर ये 8 प्रायोरिटी सेक्टर है। यही तो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। जरा गौर फरमाइएगा कि फॉरेन शेयर होल्डिंग इज ओके, ये नहीं, पेमेंट बैंक नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ये रहा। हाँ, यहां पर था दोस्त, ये रहा। स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू लैंड 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर। अगर कोई जैसे कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने डिसाइड किया है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपीस देगा, या मानकर चलते इसने डिसाइड किया कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ रुपए का ये लोन देगा। एक एग्जांपल, 1000 ज्यादा हो गया, मानकर चलते इसने कहा कि भाई ये 500 करोड़ रुपए का लोन देगा, तो 500 करोड़ में से 75%, जो 500 करोड़ इसने डिसाइड किया पूरे फाइनेंशियल ईयर में उधार देने का क्रेडिट का, इसका 75% इसको किसको देना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। पहले इन 8 क्षेत्रों, मतलब एग्रीकल्चर में देना पड़ेगा। कोई एग्रीकल्चर मतलब किसान को। तभी तो क्या होता है कि अक्सर एजुकेशन लोन के लिए बैंक से फोन आता रहता है, सर एजुकेशन लोन लेने, आता नहीं आता? रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि उनका टारगेट है, उनको भी 75% का टारगेट अचीव करना, अदरवाइज आरबीआई पेनल्टी लगा देगा। तो बैंक के लिए मैंडेटरी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, कि उनको 75% अपना क्रेडिट का इस प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें आप लोगों के बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। यहां तक आई होप सो सारी चीजें आपके बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। ये रहा अपना पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट, और ये रहा दोस्त स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ये रहा पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट, और ये रहा अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट। आई होप सो यहां तक एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी बेहतर तरीके से। क्लियर है? अब जरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बैंक एक बार नटशेल में देख लें, ठीक है। पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक, इसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है ओपन करने के लिए? न्यूनतम 100 करोड़ रुपए। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ओपन करने के लिए 200 करोड़ रुपए। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि यहां पर आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट दोनों ओपन करेगा। मतलब RAFA, राफा भी ओपन होगा, यहाँ पर कासा भी ओपन होगा। लोन ये नहीं देता है पेमेंट बैंक, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है। यहां पर एक लिमिट है डिपॉजिट की, मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है 1 लाख रुपए का। 1 लाख से ज्यादा आप अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रख सकते, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस तरीके की कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए नचिकेत मोर कमेटी पेमेंट बैंक के लिए, और ऊषा थोराट कमेटी रही थी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। 25% ब्रांचेस पेमेंट बैंक को अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करानी है। सेम 25% ब्रांचेस स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करानी है। एफडीआई दोनों के केस में लागू होती है, परमिटेड है, बट एज पर प्राइवेट बैंक, जितनी प्राइवेट बैंक में लिमिट होगी एफडीआई की उतनी इसमें लिमिट होगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एलिजिबिलिटी है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस। प्रायोरिटी सेक्टर में इसमें कितना देना पड़ेगा ना? 75% अपना प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। भाई पेमेंट बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोन प्रोवाइड नहीं करता। अगर ये भी लोन प्रोवाइड कर रहा हो तो इसके लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर होता, बट इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है क्योंकि ये लोन प्रोवाइड नहीं करता। इन लॉजिक को समझना, ये हिडन होते हैं, ठीक है। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों के। अब आते हैं हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे, वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, समझना। पेमेंट बैंक में एक लिमिट है 1 लाख रुपए की। ये जब बना था तब दिक्कत नहीं आई थी, अब दिक्कत आने लगी है।
अब यार बैंक को लगने लगा, पेमेंट बैंक को, अरे यार 1 लाख की लिमिट है, लोग अकाउंट खुलवाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। आशीष गौतम जैसे व्यक्ति जिसके अकाउंट में यार बिलियन में रुपए रहते, चिरकुट कंपनी का ओनर, और भाई आईपीओ आईपीओ आता रहता है, तो भाई वो क्या सोचेगा, यार पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाऊं यार, 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकता, नहीं यार नहीं, कोई दूसरा अकाउंट देखूं। तो ऐसे में क्या किया गया, आरबीआई ने एक गाइडलाइंस जारी करी कि पेमेंट बैंक खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करा सकते हैं। पेमेंट बैंक खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करा सकते हैं, बशर्ते बशर्ते इन पेमेंट बैंक को चालू हुए 5 साल हो गया हो। 5 साल मतलब फॉर एग्जांपल जियो चाहता है खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना, तो जियो जब से स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल जियो अगर 2017 से स्टार्ट हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसको 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे रन करे, तब जाकर इसको लाइसेंस मिलेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक का, आई होप सो यहां तक क्लियर होंगी सारी चीजें। यहां तक गाइस सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होंगी। एक बार लिखते चलेगा, यस सर यस सर यस सर दोस्त। सारी चीजें यहां तक क्लियर है तो एक बार लिख दो यस सर। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, फिर दोबारा समझा देता हूं, एक बार देख लो। अगर कोई पेमेंट बैंक चाहता है खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना, भैया दो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, बचपन के शायद एबीसीडी कोई नहीं भूलता, छोटे या बड़ा हो कोई नहीं भूलता, क्योंकि बचपन में जो पढ़ाई कराई जाती है वो बच्चे समझ के कराई जाती है, और हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम जब थोड़े बड़े होने लगते हैं, जब थोड़े खुद को ज्यादा अपने को समझने लगते हैं, तब चीजें एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मानकर चलिए कि मैं आपका गार्जियन हूँ, आप बच्चे, तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बड़े मजाक के अंदाज में और बड़े प्यार से मोहब्बत से, तो वही प्यार मोहब्बत यहाँ बरसाते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पेमेंट बैंक पूछता है, भाई सुन, मैं खुद को ना स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए पापा ने क्या बोल रखा है, पापा मतलब आरबीआई ने क्या बोल रखा है। तो पापा कहते हैं उधर से, अमा तू खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम पेमेंट बैंक, चाहते हैं, बताइए क्या करना है। तो पहला तुम 5 साल कंप्लीट तो कर लो, ओके ठीक है, पहले हम अपने 5 साल कंप्लीट करेंगे, खुद को रन करेंगे, इसके बाद आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खुद को कन्वर्ट करा सकते हैं। यही गाइडलाइंस अभी आरबीआई ने रिलीज की थी, और ये बैक टू बैक एग्जाम का क्वेश्चन बना था। इसको बोला गया था गाइडलाइंस ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र में गौर फरमाइएगा, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को मांग पर लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश। ऑन टैप मतलब होता है ऑन डिमांड, इसका मतलब होता है दोस्त, ऑन टैप का मतलब क्या होता है, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, ठीक है, आपकी डिमांड पर आपको लाइसेंस मिल जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, अगर आप पेमेंट बैंक हैं, बशर्ते आप ये कंडीशन पूरी कर दें। कौन सी, लास्ट वाली पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग की नहीं पढ़ रहे, स्टार्टिंग की ये वाली दो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये काफी पेचीदा है, इसे मैं आपको भी एक टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद पढ़ लेंगे। चलिए मैं आपको तीसरी वाली छोड़ देता हूं, दो तीन पढ़ा देता हूं। द लाइसेंसिंग विंडो विल बी ओपन ऑन टैप, मतलब ऑन डिमांड, आपकी जब जरूरत होगी, आपकी जब डिमांड होगी, तब इसकी लाइसेंसिंग विंडो अवेलेबल है। लाइसेंसिंग विंडो मांग पर खोली जाएगी। किस चीज का लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, बंदूक का लाइसेंस नहीं यार। अगर कोई भी बैंक खुद को लघु वित्त बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए जो लाइसेंस मिलेगा उस पर मांग पर खोली जाएगी, जो विंडो है, जो लाइसेंस दिया जाएगा ऑन डिमांड, अगर वो चाहता है तब, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर बोला गया है कि मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इतना समझिए, नेटवर्थ मतलब कैपिटल, मिनिमम कैपिटल जो ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड है, इट इज 200 करोड़। मतलब किस चीज के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी, 200 करोड़। और इसको जो कोई भी अगर अपना को कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ऑन टैप विंडो ओपन की गई है। हम पढ़ रहे हैं पेमेंट बैंक के लिए, पेमेंट बैंक कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन। थक गया यार मैं। पेमेंट बैंक परिचालन के 5 वर्षों के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक में रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। रूपांतरण मतलब खुद को कन्वर्ट करने के लिए, तो एक पेमेंट बैंक के लिए बोला गया है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा, बशर्ते आपको ऑपरेशन चालू किए गए हो, 5 साल कंप्लीट हो गए हो, 5 साल यहां पर कंप्लीट हो गए हो। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। दोस्त जरा ध्यान सुनेगा,
बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक टू बी established इन इंडिया इन 1770। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। ये सवाल अब तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट हाँ पहले बहुत एग्जाम में पूछा जाता था कि भाई फर्स्ट बैंक कौन सा था जो कि अपने प्यारे भारत का, तो वो आंसर बनता दोस्त यहाँ पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बट एट प्रेजेंट बात करते तो ये क्वेश्चन नॉर्मली यार कोई पूछ ले इंटरव्यू इंटरव्यू में, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। मैं आपको बैंक की हिस्ट्री बता रहा हूँ। 3 प्रेसिडेंसी में कौन कौन सी थी? बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इसको याद भी करा दूंगा मैं आपको। बंगाल बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, 3 विरासतें होती थी। और अगर हम बात करें, इन तीनों ही विरासतों में बैंक ओपन किया गया। नाम दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल बना था 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। गाइस गौर फरमाइएगा, बैंक ऑफ बंगाल का बना था 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे का बना था 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास का बना था 1843 में, 1843 में। अगेन, बैंक ऑफ बंगाल was established in 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे was established in 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास was established in 1843। जो बैंक ऑफ बंगाल था इसका नाम हुआ करता था बैंक ऑफ कैलकाटा। इसका नाम था पहले बैंक ऑफ कैलकाटा और इसी का नाम बदलकर 1806 में ये स्थापित हुआ था आपका बैंक ऑफ कैलकाटा, और 1809 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल। गौर फरमाइएगा, बैंक ऑफ बंगाल का पहले नाम हुआ करता था बैंक ऑफ कैलकाटा। जो बैंक ऑफ कैलकाटा बना था ये 1806 में बना था और 1809 में इसी का नाम बदलकर बैंक ऑफ क्या किया गया था? बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल किया गया था। क्लियर है? अब इसको याद करने की बहुत छोटी सी एक ट्रिक है। BBM आप लोगों ने अब तो यार हम लोग इतना सबको जानते, इतने मैसेंजर आ गए, अदरवाइज पहले भाई ब्लैकबेरी खरीदना ही बहुत बड़ा टफ टास्क हुआ करता था। ठीक है, तो बीबीएम एक उसका मैसेंजर होता था, ब्लैकबेरी मैसेंजर। यही तो याद रखना है, 94043। ठीक है, 94043 इसको याद रखना। 940, अब देखो कैसे है, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा यहाँ पर। BBM 4043, 94043। बैंक ऑफ बंगाल बना था आपका 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास बना था 1843 में। ठीक है, अब या तो यूं याद कर लो इस बहुत सिंपल शब्दों में, या तो एक बहुत आसान तरीका और बताता हूं। ऐसे लोग जो कि शादीशुदा अगर सेशन को देख रहे हैं वो बेहतर समझते होंगे। मैं तो अभी नहीं समझ सकता हूं, बट फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बीवी ने बहुत मारा अक्सर क्योंकि घर पे पहुंचते थे लेट, 9:40 और 9:43 इस तरीके से भी याद रख सकते हो। बीवी ने बहुत मारा, घर पहुंचते थे 9:40 या 9:43। बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन्हीं तीन बैंक को मर्ज किया गया, इन्हीं तीन बैंक को मर्ज किया गया और एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, गाइस गौर फरमाइएगा। In 1921, presidency banks were merged to form Imperial Bank of India। जरा गौर फरमाइएगा, अभी तक मैं पूरी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करता हूं स्टार्टिंग से। सबसे पहले बात करते 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। फिर 1806 में आपका बैंक ऑफ कैलकाटा बना था, इसी का नाम बैंक ऑफ बंगाल पड़ गया था 1809 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे आया 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास आया था 1843 में, 1843 में। अब इन्हीं तीन बैंक को मर्ज करके 1921 में बनाया गया प्रेसिडेंसी बैंक। कौन सा बैंक बनाया गया? प्रेसिडेंसी बैंक। मर्ज इनटू फॉर्म दी, मतलब कि इन्हीं प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके जो बैंक बनाया गया उसको नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें सभी के बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। फिर दोबारा से एक बार स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं। 1770 में एक बैंक बना था, इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का पहला बैंक था। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर तीन विरासतें हुआ करती थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इन्हीं में बैंक ओपन किया गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके, इन तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बनने से पहले जो केंद्रीय बैंक का कार्य कर रहा था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही कर रहा था। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आगे चलकर रीनेम किया गया इन 1955। इसका नाम पड़ा दोस्त स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया। क्या नाम पड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टोरी समझना, रटने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग करिए 1770 से, 1770 से, ठीक है, 1770 से बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 1809 पे आई बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 पे आई बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर 1843 पे आई बैंक ऑफ मद्रास। तीनों ही बैंक को मर्ज कर दिया गया 1921 में, प्रेसिडेंसी बैंक को, और नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर दोस्त क्या किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब किया गया था? 1955 में, 1955 में। आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत सारे बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा, इसलिए उनको बड़ा इजी लग रहा होगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर एक शब्द यूज किया गया था, उस शब्द पे शायद कुछ ही व्यक्तियों ने गौर फरमाया है। अब वो क्या है, जरा वो देखना। इट वॉज प्राइवेट एंटिटी, इट वॉज a प्राइवेट एंटिटी। जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, इट वॉज प्राइवेट एंटिटी। ये दोस्त एक निजी संस्था हुआ करता था, ये एक प्राइवेट एंटिटी हुआ करता था। फिर इसका नेशनलाइजेशन किया गया और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। इसी को नेशनलाइज्ड किया गया, इसी प्राइवेट एंटिटी को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया। देन फिर इसी का नाम बदलकर किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या? आंसर दीजिए, कमेंट ओपन है, मुझे आंसर चाहिए मेरे दोस्त, फटाफट से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। देखना, समझना। 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्लियर है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीन बैंक थे, तीनों प्रेसिडेंसी थी। एक स्टोरी हो गई। तीनों प्रेसिडेंसी को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक निजी संस्था था। निजी संस्था को सरकारी स्वामित्व में ले आए, मतलब गवर्नमेंट के टेक ओवर में आ गया, गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। प्राइवेट एंटिटी गवर्नमेंट की एंटिटी बन गई। प्राइवेट गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट। टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट इज कॉल्ड द नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाना। क्या कहलाता है? आपका नेशनलाइजेशन कहलाता है। एक ऐसी संस्था जो कि प्राइवेट है, शुरुआत में निजी स्वामित्व में है, प्राइवेट एंटिटी है, जब वो उसका टेक ओवर, जिसमें मेजोरिटी स्टेक जब भारत सरकार का होता है, तो वह संस्था कहलाती है। या वो संस्था जब प्राइवेट से गवर्नमेंट में आती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। तो इनिशियली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज द प्राइवेट एंटिटी। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये प्राइवेट एंटिटी था और एक निजी संस्था था। इन 1921 ये बना था। इन 1955, 1955 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसको रीनेम किया गया एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडी गोरेवाला कमिटी। एडी गोरेवाला कमिटी की रिकमेंडेशन पे इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1955 में एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कर दिया गया। यहां तक आई होप सो क्लियर होगा। फटाफट से जरा इसे एक बार पढ़ लीजिए, फटाफट से इसे पढ़ लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, चीजें सिर्फ आपको रिवाइज करनी होंगी घर पे, बाकी मेरी आवाज गूंजती रहेगी आपके कानों में। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इवन हर एक चीज। हम लोग एक प्लेटफॉर्म, और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर जैसा भी हो पाए, या तो एक मैं टेलीग्राम ग्रुप बना लूं आप लोगों के लिए, या तो एक मेल का ऑप्शन आपको दे दूं, आप लोग मेल कर पाए। तो मे बी मेल पर रिवर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप होगा तो आप लोग कॉमन एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हो, बट सिर्फ उनके लिए जिनका बैच हो। बट ये मैं अभी सोच रहा हूँ, देखते हैं, अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कौन सा चैनल होगा जहां पर हम लोग अपने डाउट को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार स्टोरी देख ले, फिर दोबारा से ईयर वाइज पढ़ते हैं। 1770 में बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यहां पर आ जाते हैं। 1770 में बना था, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये भारत का पहला बैंक था। फिर 1809 में बना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। इसका नाम हुआ करता था पहले बैंक ऑफ कैलकाटा, और 1806 में ये बना था, इसी का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल किया गया था 1809 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे आया 1840 में,
और बैंक ऑफ मद्रास आया था 1843 में। इन तीनों को ही मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले प्राइवेट एंटिटी था, मतलब कि ये निजी स्वामित्व में था, फिर इसका नेशनलाइजेशन किया गया और इसका नेशनलाइजेशन होकर 1955 में इसका नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम पड़ा दोस्त? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतना सभी के क्लियर होना चाहिए और इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था और उसका नाम पड़ा था एसबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडी गोरेवाला कमेटी। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे दोस्त? एडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी के। अब एक पूरा मैंने एक वो दिया है एसबीआई के एसोसिएट। आज के वक्त में एसबीआई का कोई भी एसोसिएट नहीं है, बट ये कितने एसोसिएट थे जरा एक बार इसे पढ़ना। टोटल कितने एसोसिएट थे? 8 subsidiaries attached with SBI in 1959। एसबीआई की स्थापना हुई थी दोस्त कब? 1955 में। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में और 1959 में मतलब 1959 में 8 बैंकों को एसबीआई के साथ जोड़ा गया, जिनको नाम दिया गया था सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एसबीआई की क्या थी? सहायक थी। 1959 में एसबीआई के साथ 8 सहायक जुड़े थे, 8 बैंक जुड़े थे, उनको नाम दिया गया एसोसिएट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम पड़ा? एसोसिएट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गौर फरमाइएगा दोस्त, आज के वक्त में कितने एसोसिएट है? 0। ये सारे के सारे मर्ज हो चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। किसमें? एसबीआई में। अब ये कब कब मर्ज हुए जरा समझना। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एक एसोसिएट का दूसरे एसोसिएट में मर्जर हुआ था 1963 में। 1963 में 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर वाज मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, मतलब कि इन दोनों को फॉर्म करके बनाया गया था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। गौर फरमाइएगा दोस्त, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ये किस वर्ष में बने थे? तो मेरा आंसर यहां पर बनता है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर का मर्जर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में हुआ था और ये आपका हुआ था 1963 में। 1963 में। आई होप सो क्लियर होगा। एक था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्जर हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जर हुआ था 2010 में। किसमें हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। गौर फरमाइएगा दोस्त, कुल मिलाकर कितने एसोसिएट थे सर? 8 एसोसिएट थे। उनमें से क्या हुआ था कि एक एसोसिएट दूसरे एसोसिएट में मर्ज हो गया था। एक एसोसिएट दूसरे एसोसिएट में मर्ज हो गया था और बन गया था एक एसोसिएट। तो कितने माइनस हो गए? एक माइनस हो गया। कितने बचे? 7। फिर 2008 में एक और एसोसिएट था, वो एसबीआई में मर्ज हो गया, तो सर कितने बचे? 6। फिर सर 2010 में एक और एसोसिएट एसबीआई में मर्ज हो गया, सर कितने बचे? 5। कौन कौन से बचे? हैदराबाद हैदराबाद पटियाला, मैसूर, त्रावणकोर प्लस स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। गौर फरमाइएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त। एक बार जरा देखिएगा दोस्त बड़े ध्यान से, पूरा सिंपल सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं मैं आपको। 8 एसोसिएट थे एसबीआई के और इन 8 एसोसिएट में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक था बीकानेर और एक था जयपुर। ये 1963 में आपस में मर्ज हो गए थे। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर वाज मर्ज्ड विद द स्टेट बैंक ऑफ जयपुर इन द ईयर ऑफ 1963। तो दोस्त कितने बचे यहां पर? मात्र 7 बचे थे। इन 7 में से 2008 में एक और मर्ज हो गया था एसबीआई में। कितने बचे? 6। फिर 2010 में दोस्त एक और मर्ज हो गया था। कितने बचे यहां पर? 5। 5 बचे। पांचों के नाम कौन कौन से हैं? 4 प्लस एक कौन सा? बीकानेर एंड जयपुर। 1 अप्रैल 2017, गौर फरमाइएगा, 1 अप्रैल 2017, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 की बात करते हैं। 5 एसोसिएट प्लस भारतीय महिला बैंक ये आपका एसबीआई में मर्ज हो गया। किस में मर्ज हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया था 1 अप्रैल 2017। डेट को मार्क करिएगा,
मैं फिर समझाऊंगा दोस्त, एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, 10 बार नहीं 100 बार समझाऊंगा, बट दिमाग लगाना। मैं हर चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि एक एक बच्चे का शायद मैं जवाब ना दे पाऊं, लेकिन मुझे लगता है क्वेरीज यही रहेंगी। 8 सब्सिडरीज थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, 1969 में ये इसके साथ जुड़े थे, और इन्हीं को एसोसिएट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। इनमें से बीकानेर और जयपुर का विलय हो गया था 1963 में, और आपस में मिलकर एक एसोसिएट बने थे, बाकी के 6 और थे। 2008 में इसका विलय हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सौराष्ट्र का। इंदौर का 2010 में विलय हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये 4 प्लस 1, ये बीकानेर और जयपुर के मिलाकर 5, प्लस भारतीय महिला बैंक, इन सभी का विलय हुआ 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो कहने का लॉजिक है एट प्रेजेंट एसोसिएट कितने हैं, तो मेरा आंसर बनता है दोस्त 0। एक भी एसोसिएट नहीं है एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक भी एसोसिएट नहीं है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड। फर्स्ट बैंक, the first bank to be purely managed by the Indians was the पंजाब नेशनल बैंक। मतलब एक ऐसा बैंक जिसको, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका मैनेजमेंट होली, जो भी प्योरली मैनेज बाय द इंडियंस, मतलब वहां पर सभी व्यक्ति जो थे वो प्योरली इंडियंस थे, भारतीयों द्वारा शुद्ध रूप से प्रबंधित मैनेज्ड बैंक का नाम क्या था, वो था पंजाब नेशनल बैंक। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन लाहौर। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी दोस्त, इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन लाहौर। फिर अगेन सुनिएगा, इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन लाहौर एंड इन द ईयर ऑफ 1894, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1894 में लाहौर में हुई थी, और ये भारतीय द्वारा शुद्ध रूप से प्रतिबंधित किया जाने वाला पहला बैंक था, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन दोस्त एक और ट्विस्ट, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होरली ओन्ड, मतलब जहां पर 100% कैपिटल भी इंडियन की थी, 100% कैपिटल भी किसकी थी, इंडियन की थी, दैट वॉज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस, मतलब मैनेजमेंट भी 100% इंडियन था और कैपिटल भी 100% इंडियन थी। इस बैंक का नाम था दोस्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1911, और इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। कब हुई थी दोस्त, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इज नोन एज द फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सही मायने में भारत के पहले स्वदेशी बैंक के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, और पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने देखिए कितनी स्टोरी पढ़ी है। ये थोड़ा आप लोगों को लगेगा बोरिंग टाइप का, बट आई होप मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं सेशन को। समझना, 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों का मर्जर होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। शुरू में प्राइवेट एंटिटी था, फिर नेशनलाइजेशन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। 1955 में एसबीआई बन गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरेवाला कमेटी। फिर 1969 में इसके साथ 8 बैंक को अटैच किया गया, और वो 8 बैंक इसके क्या कहलाए थे, सहायक बैंक या यूं कहें एसोसिएट बैंक। इन 8 बैंक में बीकानेर और जो जयपुर था, इनको आपस में मर्ज किया गया 1963 में। इसके बाद बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में मर्ज हुआ, फिर 2010 में बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हुआ, फिर हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रवणकोर और बीकानेर 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक के साथ मिल गए, और ये एसबीआई में मर्ज हो गए थे। ये स्टोरी यहां तक रही। फिर हम लोगों ने देखा एक ऐसा बैंक जिसमें प्योर मैनेजमेंट इंडियन रहा, उस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में बना था। लेकिन ऐसा बैंक जिसमें मैनेजमेंट भी इंडियन और 100% कैपिटल भी इंडियन की रही, वो कौन सा कहलाए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1911 में बना था, 1911 में बना था। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया, ये था फर्स्ट इंडियन बैंक जिसने की ब्रांच ओपन करी थी आउटसाइड इंडिया। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन लंदन इन द ईयर ऑफ 1946। बैंक ऑफ इंडिया जो था वो भारत का पहला ऐसा बैंक था जिसने की भारत के बाहर ब्रांच ओपन करी थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, और मतलब 1946 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन लंदन इन द ईयर ऑफ 1946, इतना याद रखना। बैंक ऑफ इंडिया, बहुत छोटे छोटे सवाल है। बैंक ऑफ इंडिया भारत के बाहर शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक था, और इसकी स्थापना वर्ष 1946 में लंदन में हुई थी। आई होप सो गाइस क्लियर होगा इतना पॉइंट। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ऐसा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें कि कोई दिक्कत आ रही हो। ठीक है।
8 सब्सिडरीज हो गई। फर्स्ट बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया। टेंशन ना लेना, बीच में हम लोगों ने 5 मिनट जो करे ना लूज, मैं बिल्कुल एंड तक आपको पढ़ाऊंगा। एंड तक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 4.4 तक पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं नेशनलाइजेशन पे, गौर फरमाइएगा। भारत में नेशनलाइजेशन कब कब हुआ? सबसे स्टार्टिंग में तो 1969 में। 1969 में जो 14 बैंक थे, इनका नेशनलाइजेशन किया गया। 14 बैंक विद मिनिमम कैपिटल ऑफ रुपीज 50 करोड़ वर नेशनलाइज्ड ऑन 19th जुलाई 1969। और फरमाइएगा, 50 करोड़ की न्यूनतम पूंजी वाले 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 200 करोड़ की न्यूनतम पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 1980 को किया गया था। गौर फरमाना, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कब हुआ था दोस्त? 1969 में। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर दोबारा हुआ, मतलब प्राइवेट थे, उनको गवर्नमेंट के अंडर में लिया गया था। कितना याद रखना है, कुल मिलाकर कितने नेशनलाइज बैंक हो गए भाई? 20। गौर फरमाइएगा, 14 banks with minimum capital of rupees 50 crore were nationalized on 19th July 1969। 50 करोड़ की न्यूनतम पूंजी वाले 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 6 बैंक विद मिनिमम कैपिटल ऑफ रुपीज 200 करोड़ वर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980। और 200 करोड़ की न्यूनतम पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। कुल मिलाकर कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए यहाँ पर? 14 और 6 20 बैंक, 14 और 6 20। इनमें से दोस्त, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ये घाटे में चल रहा था और इसको मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसके साथ दोस्त? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो 20 नेशनलाइज बैंक थे, 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। 20 में से एक चला गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कितने बचे दोस्त? 19। 19 बैंक बचे, इतना सभी का क्लियर होना चाहिए। और ये घटना घटित हुई थी जब इस धरती पर मैंने जन्म लिया था, ये 1993 में। फरवरी में आ गया तो सितंबर में घटना घटित हुई थी, मतलब मेरे आने के बाद, ठीक है। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक में कब मर्ज हुआ? 1993 में। स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए। 4 सितंबर 1993 को पंजाब नेशनल बैंक में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया। और जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे वह घटकर हो गए आपके 19। कितने? 19। विजय बैंक एंड देना बैंक हैव मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को कुल कितने नेशनलाइज बैंक थे? 19। 19 में दो और थे जो कि आपस में मर्ज हो गए। कितने बचे? 217 नेशनलाइज बैंक बचे 1 अप्रैल 2019 को। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, विजय बैंक और देना बैंक, ये दोनों घाटे में चल रहे थे और इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया। गौर फरमाते चलिएगा, स्टार्टिंग में देखना कितने नेशनलाइज बैंक थे? 20। 20 में से एक चला गया 1993 में। कितने बचे? 19। 19 में से 2019 में, 2019 में कितने बैंक चले गए दोस्त? दो बैंक और चले गए। और कितने बचे? 17। जो दो बैंक चले थे वो विजय बैंक और देना बैंक थे, ये दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए थे। विजय बैंक और देना बैंक का 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। नेक्स्ट, अब कितने बैंक यहां पर देखना, अभी जो हाल ही में हुआ है, 10 पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग बैंक थे, इनको अमलगेट कर दिया गया 4 बैंक में 1 अप्रैल 2020 से। गौर फरमाइएगा, कुल मिलाकर दोस्त अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक कितने थे? स्टार्टिंग में अगर हम लोगों ने देखा नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक आपके कितने थे दोस्त? नेशनलाइज बैंक थे 20। 20 में से एक चला गया था 1993 में, तो कितने बचे? 19 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, 19 आपके नेशनलाइज बैंक बचते हैं, नेशनलाइज बैंक। और नेशनलाइज बैंक में से 19 में से भी दो बैंक थे 2019 में, ये किस में मर्ज हो गए थे? दो बैंक, विजय बैंक और देना बैंक, ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए। कितने बैंक बचे? 17 बैंक। 17 तो आपके नेशनलाइज बैंक बचे थे और एक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक बात जरा समझना, पब्लिक सेक्टर बैंक की एक डेफिनेशन बता रहा हूं। पब्लिक सेक्टर वो बैंक होता है जिनमें की मेजॉरिटी स्टेक, जब कभी भी बात आएगी 51% और मोर, अगर मैं एक शब्द बोलता हूं मेजॉरिटी स्टेक पूरे सेशन में, तो इसका मतलब होता है 51% या उससे ज्यादा। 51% या उससे ज्यादा। यदि किसी संस्था में भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास मेजॉरिटी स्टेक होता है, इसका मतलब 51% या उससे ज्यादा की पूंजी है, तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक।
पब्लिक सेक्टर बैंक। तो कुल मिलाकर पब्लिक सेक्टर बैंक कितने थे? तो 18 पब्लिक सेक्टर बैंक थे दोस्त। 1 अप्रैल 2020 से पहले 18 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। कितने थे पब्लिक सेक्टर बैंक? 18 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। और नेशनलाइज्ड बैंक कितने थे? 17। ठीक है। इन 17 नेशनलाइज्ड बैंक में से, इन 17 नेशनलाइज्ड बैंक में से दोस्त 10 जो बैंक है, 10 और 7 तोड़ लेते हैं। 10 बैंक को मर्ज करके 4 बैंक में बना दिया गया है। 10 बैंक को मर्ज करके 4 बैंक बना दिया गया है। गौर फरमाएगा। 10 public sector undertaking bank have been amalgamated into 4 बैंक from 1 अप्रैल 2020। जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरी चार्ट डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं आपको। नेशनलाइज्ड बैंक की बात करते तो कुल मिलाकर 20 नेशनलाइज्ड बैंक थे। उनमें से एक 1993 में मर्ज हो गया, तो कितने बचते हैं? 19 नेशनलाइज्ड बैंक बचते हैं। 19 में से 2019 में 2 और बैंक आपस में मर्ज हो गए, तो कितने बचे? 17 नेशनलाइज्ड बैंक बचे। इन 17 में से 10 बैंक दोस्त, 10 बैंक ऐसे थे जिनको कि 4 बैंक में यहां पर मर्ज कर दिया गया, मतलब कि आपस में उनमें मर्जर करके 4 बैंक बना दिए गए। 10 थे, 6 खत्म कर दिए, 4 बना दिए गए। और कुल मिलाकर अब जो यहां पर नेशनलाइज्ड बैंक बचते हैं वो बचते 11। नेशनलाइज्ड बैंक कितने बचते हैं दोस्त? आपके 11 बचते हैं। और दोस्त पब्लिक सेक्टर बैंक बचेगा एसबीआई और ऐड कर देंगे यहां पर, तो आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 11 नेशनलाइज्ड बैंक बचते हैं। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, बट समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक डायग्राम से और दिखाऊंगा, उस डायग्राम से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस डायग्राम से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखना जरा। ये पूरा जरा देखना, ये वाला, ये टोटल काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 बैंक, अब कितने बैंक बन गए? 4। 1 2 3 और 4। ये आपस में 10 बैंक हुआ करते थे, और इन 10 बैंक का विलय करके कितने बैंक बना दिए गए? यहां पर 4 बैंक। ये पूरी स्टोरी है। स्टोरी एक बार फिर दोबारा समझना। नेशनलाइज्ड बैंक कितने थे? कुल मिलाकर 20 नेशनलाइज्ड बैंक थे। 20 नेशनलाइज्ड बैंक थे। इनमें से एक माइनस कर दिया हम लोगों ने 1993 में। कितने बचते हैं? 19। 19 में से हम लोगों ने 2 और माइनस कर दिए, देना बैंक और विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए थे। तो कितने बचते हैं 2019 में आकर? 17। 17 में से दोस्त 1 अप्रैल 2020 से कितने और बैंकों का यहां पर विलय कर दिया गया? 10 बैंकों का विलय करके। इसमें से क्या किया गया कि 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बना दिए गए। तो 7 और 4 11, कुल मिलाकर कितने बैंक बचते हैं? अब 11 यहां पर आपके नेशनलाइज्ड बैंक बचते हैं। और एसबीआई और ऐड कर तो पब्लिक सेक्टर बैंक मिलाकर 12 हो जाते हैं। पूरी स्टोरी देखिए यहां पर, ये रही। जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें अमलगमेटेड एंकर बैंक, मतलब ये पूरा बैंक है। और जो अमलगमेटिंग है, मतलब कि इनमें कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं? तो ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये पीएनबी में मर्ज हो गया। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया। आंध्र बैंक कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक आपका इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। यही तो मैंने लिखा है। पीएनबी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक का मर्जर हो गया। कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का मर्जर हो गया। यूनियन बैंक आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हो गया। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया। कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं तो एट प्रेजेंट नेशनलाइज्ड बैंक 11 है और पब्लिक सेक्टर बैंक आपके यहां पर 12 बचते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक आपके 12 बचते हैं। पूरी स्टोरी इस तरीके से है, जरा देखना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मेरे को पता है दिक्कत आ रही है समझने में, ऑब्वियसली आई, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा हो रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कल का दिन एक पूरा रिजर्व है। आप लोग पढ़िएगा, कोई डाउट आएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मैं फिर रिवाइज कराऊंगा और डायग्राम से रिवाइज कराऊंगा। एक दिन में समझ में आ जाए, इसलिए इसे बैंकिंग बोलते हैं। नहीं आएगा ना? आएगा दोस्त, आएगा। आप आज का दिन पढ़ेंगे, इसे कल का दिन पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से पढ़ना। आज शाम तक आज आपको इसकी पीडीएफ लगवा दूंगा मैं। पहले वाले सेशन में ही पीडीएफ लग जाएगी इसकी। तो दोनों ही, आज पहले वाले सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और इस वाले सेशन की पीडीएफ के साथ पहले वाले में अटैच कर दूंगा। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहले दूसरे तीसरे सेशन की पीडीएफ एक ही रहने वाली है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वर मर्ज इनटू पंजाब नेशनल बैंक। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। यही तो ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में। ये दोस्त देखना, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। यही तो हम लोगों ने देखा है, ये थ्योरेटिकली समझ रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक का मर्जर किया गया कैनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक मर्ज इनटू कैनरा बैंक। सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ है कैनरा बैंक में। यही तो पढ़ रहे हैं, सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ है कैनरा बैंक में। ये डायग्राम से हो गया, इमेजेस से, और ये हम लोगों ने थ्योरेटिकली मैं आपके लिए ले आया हूं।
इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया गया इलाहाबाद बैंक में, ठीक है। इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया यहाँ पर इंडियन बैंक में। इस बात को और आपको याद रखना है, ठीक है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा, इलाहाबाद बैंक जो मर्ज हुआ ये इंडियन बैंक में। नेक्स्ट दोस्त, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया, ये वाला पॉइंट आ गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को। तो ये सारे जितने हैं ये अभी आपके यहाँ पर कुल मिलाकर 10 बैंक थे, और आपके पास 1 2 3 4, भाई ये 4 बैंक बने, तो कुल मिलाकर 10 बैंक को मर्ज करके 4 बैंक यहां पर बना दिया गया। 2 बैंक, एक एसबीआई पहले से अमलगमेटेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा पहले से अमलगमेटेड है, देना और विजय बैंक का इसमें मर्जर हुआ था, एसबीआई में एसोसिएट का मर्जर हुआ था। तो 4 + 2 ये 6 हो गए, 6 हो गए ना दोस्त। 6 के बाद अब आना यार यहाँ पर देखना, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनको अलग से रखा गया था, इनको कोई मर्जर यहाँ पर नहीं किया गया, तो 6 और 2 8 हो गए। और फिर 8 के बाद आते इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब नेशनल बैंक, कुल मिलाकर 4 और आ गए, तो 6 और 6 12। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपके कितने हो गए, कुल मिलाकर 12। और दोस्त 11 यहाँ पर आपके नेशनलाइज्ड बैंक बनते हैं, 11 आपके नेशनलाइज्ड बैंक बनते हैं। आई होप सो गाइस सारी चीजें क्लियर होती चल रही होंगी, मैं डायग्राम से भी समझा रहा हूँ और थ्योरेटिकली भी आपको समझाता चल रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्चुअल भी समझ लेंगे हम लोग और डिटेल में भी समझ लेंगे। अब जरा देखना, आफ्टर द मर्जर देयर इज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें कि मर्ज्ड बैंक कितने हैं, 6 हैं, और 6 इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है। जरा देखना टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं यहाँ पर, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्त यहाँ पर 12 है, जिनमें से कि क्या है 4 और 2, 6 तो मर्ज बैंक है और 6 आपके इंडिपेंडेंट बैंक है, 6 आपके मर्ज बैंक है और 6 आपके इंडिपेंडेंट बैंक है। यही तो कहा गया यहाँ पर 6 मर्ज बैंक और 6 इंडिपेंडेंट बैंक। जो मर्ज बैंक है उसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक है, इन्हीं में सभी बैंक का मर्जर हुआ है। और जो 6 इंडिपेंडेंट बैंक है उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, देखिएगा इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के एमडी सीईओ हमें याद रखने हैं, इनके चेयरमैन याद रखने हैं, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर याद रखने हैं, इनकी टैगलाइन याद करनी है, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, एक बार होमवर्क है आपके लिए, अगर पढ़ पाए तो आप लोग पढ़िएगा इन चारों के बारे में, एमडी सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर क्या है, टैगलाइन क्या है, ये सारी चीजें इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, ठीक है। ये रहा ओवरऑल अभी हम लोगों का, अभी अपने पास कितना वक्त है, अभी तो वक्त बाकी है। अब जरा आते हैं, ये पूरी स्टोरी आई थिंक क्लियर होगी। कोई डाउट होगा हम लोग डाउट लेंगे, आप लोग एक बार अपने हैंड से पढ़ना, कोई डाउट होगा हम लोग डाउट लेंगे, ठीक है। अब जरा देखना, ये वाला टॉपिक हम लोग कल करेंगे, कल करेंगे यहाँ पर हम लोग इस वाले टॉपिक को, स्पेशलाइज्ड बैंक या डेवलपमेंट बैंक है, मतलब कल से मतलब डे आफ्टर टुमारो। अभी मैं आपको समझाता हूं जो मैंने आपको एडिशनल तौर पर होमवर्क दिया था। मैंने आपको एक टॉपिक दिया था कॉल मनी, ठीक है, एक मैंने दिया था मैंने कॉल इन एरियर, और एक था कॉल इन एडवांस। ये कॉल कॉल आता है ना, इसलिए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, आज का टॉपिक अपना डन है, ये एडिशनल है, ये अलग हटके है कुछ, मतलब इस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इसे हम लोग एडिशनल तौर पर देख रहे हैं। ये अपना टॉपिक बचता है, इसे हम लोग कल डिटेल में डिस्कस, मतलब डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें डिटेल में डिस्कस करें टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। अभी आप लोग इतना पढ़ना, ठीक है, इसकी पीडीएफ में लगवा दूंगा। अब जरा समझना, ये टॉपिक अपना क्या है, ये रहा कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है, कॉल इन एरियर क्या होता है और कॉल इन एडवांस क्या होता है। कॉल मनी, जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक से उधार लेता है, when one commercial bank takes money from another commercial bank for a period up to 1 day, for a period up to 1 day, it is called the call money। उस गौर फरमाएगा,
कॉल मनी का मतलब क्या है? किसी ने पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉल मनी? बहुत सिंपल शब्दों में इंटरव्यू में आपको आंसर देना है। व्हेन वन कॉमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम अनदर कॉमर्शियल बैंक फॉर अ पीरियड अप टू वन डे, इट इज कॉल्ड दी कॉल मनी। कॉल मनी के अंतर्गत एक कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक से एक दिन के लिए उधार रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए कॉमर्शियल बैंक एंड यू आर अ कॉमर्शियल बैंक। मैं आपसे एक दिन के लिए उधार ले रहा हूं, या यूं कहें कॉल मनी के अंतर्गत एक बैंक दूसरे बैंक से, कॉल मनी के अंतर्गत एक बैंक दूसरे बैंक से कितने दिन के लिए उधार ले सकता है? आंसर बनता है एक दिन के लिए। कॉल मनी के अंतर्गत एक बैंक दूसरे बैंक से कितने दिन के लिए उधार ले सकता है दोस्त? आंसर बनता है एक दिन के लिए। क्लियर है? ये कॉल मनी क्लियर हुआ। कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बच्चे जो कॉमर्स के होंगे उन्हें बेहतर तरीके से पता होगा कॉल इन एरियर का मतलब क्या है, कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है। कॉल मनी से बिल्कुल भी लिंक नहीं करते, बिल्कुल भी कॉल मनी से लिंक नहीं करते हैं। कॉल मनी का मतलब होता है जब एक बैंक, या यूं कहें जब एक बैंक कॉल मनी के अंतर्गत, एक बैंक कितने दिन के लिए लोन ले सकता है? तो एक बैंक कॉल मनी के अंतर्गत सिर्फ एक दिन के लिए लोन ले सकता है। ये अपना टॉपिक रहा। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, कॉल इन एरियर क्या है और कॉल इन एडवांस क्या है। मेरी कंपनी है दोस्त चिरकुट कंपनी, यू नो, आई एम ऑनर ऑफ चिरकुट कंपनी। अब आप लोगों को मेरी कंपनी के क्या खरीदने हैं दोस्त? शेयर खरीदने हैं। यू जस्ट वांट टू बाय द शेयर ऑफ माय कंपनी। अब ऐसा तो है नहीं आपको शेयर खरीदने, आपने डायरेक्ट फोन किया, अरे आशीष भाई सुनो ना, 5 शेयर चाहिए, जरा भिजवा देना घर पे। मैंने कहा बक, ऐसे थोड़ी शेयर मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे मिलते हैं? फिर ऐसे कैसे, नहीं तो फिर कैसे मिलते हैं बताओ ना। मैंने कहा मेरे भाई, तुम्हें पता है मेरे शेयर की कीमत कितनी है? मैंने कहा मेरे शेयर की कीमत है 100 रुपए। ये नामी गिरामी शेयर है, आशीष गौतम की कंपनी का है, तो भाई 100 रुपए इसकी शेयर की कीमत है। अब सबसे पहले यार, तुम्हें अगर कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन। क्या देनी पड़ेगी दोस्त? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। गौर फरमाइएगा, आपको क्या देनी पड़ेगी दोस्त? यहां पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन पर आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा यार। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कहा यार ये बोतल मुझे पसंद आ रही है, मुझे बोतल चाहिए। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, ले ले बोतल, तेरे को बोतल चाहिए। तो मैं दुकानदार था, फॉर एग्जाम्पल मैं दुकानदार हूं, किसी और को पसंद आ रही थी। मैंने ठीक है, तो एक काम कर यार तू इसका, उससे मैंने पूछा पूरा पैसा एक साथ दे देगा क्या? नहीं, एक साथ तो पूरा पैसा दूंगा नहीं। तो ये जब बात करने आया बोतल चाहिए, तब इसने मुझे कुछ पैसे दे दिए। मतलब एट द टाइम इसने सोचा कि मुझे चाहिए, और इसने जब अप्लाई किया तब मुझे कुछ पैसे दे दिए। जरा गौर फरमाइएगा दोस्त, ये मेरी कंपनी है। इस कंपनी में आप लोग आना चाहते हैं, इस कंपनी में आप लोग आना चाहते हैं। ठीक है, आप मेरी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। मेरी शेयर क्या करना चाहते हैं? शेयर दोस्त आप लोग खरीदना चाहते हैं। ये क्लियर है? शेयर खरीदना चाहते हैं। शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए है। मैंने बोला दोस्त शेयर की कीमत 100 रुपए है, बट आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे शेयर के लिए, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन के साथ जाती है एप्लीकेशन मनी। कितनी जाती है? एप्लीकेशन मनी जाती है। आपने कंपनी से जो मेरे थे शेयर एक खरीदा, और एक शेयर खरीदा, तो एप्लीकेशन जो मनी थी उस टाइम पर आपने 20 रुपए पे कर दिए। भाई 100 रुपए थी शेयर की कीमत, और आपने एप्लीकेशन के टाइम पर क्या किया? 100 रुपए का पेमेंट कर दिया। गौर फरमाएगा दोस्त, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने कितना पेमेंट कर दिया? भाई 20 रुपए का पेमेंट, 100 रुपए में से 20 रुपए का पेमेंट कर दिया। फिर दोबारा समझ लेना, आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, आप कंपनी में एंट्री लेना चाहते हैं, आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन के टाइम पर आप एक मनी पे करेंगे। दैट मनी इज कॉल्ड दी एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कहलाती है। 100 रुपए का शेयर था, आपने कितने रुपए पे कर दिए? 20 रुपए पे कर दिए। ठीक है, 100 रुपए का शेयर था, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ शेयर। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर है, मैंने आपको शेयर दे दिया, सॉरी आपने एक एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन के टाइम पर 20 रुपए मुझे पे कर दिए, मेरी कंपनी को पे कर दिए। अब क्या है, इस शेयर को हम आपको क्या करेंगे? अलॉट करेंगे। आपको अलॉट करेंगे मतलब आप आए, आपने एप्लीकेशन दी, हमने आपकी एप्लीकेशन पढ़ी, आपको सेलेक्ट कर लिया, और आपको यहां पर शेयर दे दिया। मतलब शेयर का मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट के टाइम आप पे करेंगे अलॉटमेंट मनी, और आपने यहां पर 30 रुपए अलॉटमेंट मनी पे कर दी। मतलब एक शेयर के लिए देखिए कितने ऑप्शन है, या तो आप एक मुश्त पैसा सारा दे दीजिए, या तो फिर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में दीजिए। कैसे? कि जब आप एप्लीकेशन देंगे तब आप एप्लीकेशन मनी
फॉर एग्जांपल मैं शेयर लेना चाहता हूं, तो मैं किसी कंपनी का, रिलायंस का, तो मैं एक एप्लीकेशन दूंगा, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मैं एक छोटा सा अमाउंट उसका पे कर दूंगा। क्लियर है? जब वो मुझे शेयर देंगे तो मैं बाकी का थोड़ा अमाउंट पे कर दूंगा। इसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो कॉल के रूप में आएगा। ठीक है, कॉल मनी के रूप में आएगा, कॉल के रूप में आएगा। अब इसे हम बोलते हैं कॉल वन और कॉल टू। अब ये कॉल थ्री जैसे बैंक डिसाइड करता है। हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि दो कॉल आई, दो कॉल मतलब 25-25 रुपए इन्होंने कहा। कॉल मतलब यहां पर एक तरीके से इंस्टॉलमेंट, आप लोग समझ लीजिए, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यार? ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा सभी के, इतना सिंपल सिंपल समझा रहा हूं। एक बार फिर दोबारा से स्टोरी देखना। आप लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप शेयर के लिए क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। शेयर कितने रुपए का? 100 रुपए आप लोगों को पे करने पड़ेंगे, और 100 रुपए में आपको एक शेयर मिल जाएगा। और इस 100 रुपए को भी मैं आपसे इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप लोग 20 रुपए पे करते हैं। जब मैं आपको शेयर दे देता हूं तब आप 30 रुपए पे करते हैं। फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपको दोस्त इसके लिए कॉल देनी पड़ेगी, मतलब कि दो इंस्टॉलमेंट 25-25 रुपए का 2 बार में आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को फर्स्ट कॉल की मैंने, मेरे भाई मेरा पेमेंट फर्स्ट कॉल उसकी ड्यू हो गई, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, दैट मनी इज कॉल्ड द कॉल इन एरियर। दैट मनी इज कॉल्ड द कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब, जब कंपनी के शेयर के, एक शेयर के जो कॉल होती है, जो शेयर का पैसा होता है, वो जब ड्यू हो जाता है, एक शेयर होल्डर पे नहीं करता, दैट मनी इज कॉल्ड द कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर, क्लियर है? कॉल इन एरियर का मतलब हुआ कि आशीष ने कॉल किया, अरे भाई छोटू, तूने जो शेयर लिया था उसका तूने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दिया, मैंने तेरे को शेयर अलॉट किया, तेरे को तूने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया, तेरी पहली कॉल 1 तारीख को ड्यू हो गई है, तूने पे नहीं करी। अरे छोटू सुनना, अरे छोटू सुनना, छोटू ने टक टक फोन काट दिया। छोटू सुनना, अबे मैंने कहा यार क्या बात है यार, मैंने तुझे कंपनी का शेयर दिया, तू पैसा नहीं दे रहा। तुरंत इस अमाउंट को लिखा, अबे लिखो इसे, कॉल इन एरियर, बकाया। कॉल इन एरियर, कॉल अभी हमारी बकाया है। समझ में आ रहा है? कॉल इन एरियर, अपना पैसा शेयर का बकाया है। क्लियर है दोस्त? अब दोस्त एक वर्ड आगे, कॉल इन एडवांस। छोटू को मैंने फोन किया, अरे छोटू, पहली कॉल पे केस नंबर 2, केस नंबर 2, अरे भाई छोटू कैसे हो? अरे भैया आशीष भैया बढ़िया है। अरे छोटू सुनो ना, अरे भैया बताओ ना, तुमने यार एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा दिया था? हाँ भैया दिया था। अलॉटमेंट के टाइम पर तुमने पैसा दिया था? हाँ भैया दिया था। अरे पहली कॉल ड्यू हो गई, अरे भैया दे देंगे। अरे भैया दे देंगे, नहीं दे दो, अरे भैया लो अभी देते, ठक 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 करके छोटू ने मेरे भाई कॉल का पेमेंट कर दिया। और उसने पहली कॉल के साथ दूसरी कॉल का भी पेमेंट कर दिया। मतलब उसने इसी ही कॉल पर दोनों कॉल का पेमेंट कर दिया, मतलब यहां पर 50 रुपए पेमेंट कर दिया। इट इज कॉल्ड द कॉल इन एडवांस। ये कहलाता है दोस्त आपका कॉल इन एडवांस। ये आपका क्या कहलाता है? कॉल इन एडवांस। जब शेयर की मनी एडवांस, शेयर पर जो बकाया होता है, कॉल होती है, जब वो एडवांस में आती है, इट इज कॉल्ड द कॉल इन एडवांस। जब वो बकाया रह जाती है दोस्त, ये कॉल इन एरियर आपकी कहलाती है। आई होप सो क्लियर होगा। ये बैंकिंग के टर्म है, जो कि मैं आपको आगे चलकर जब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट कराऊंगा, तब और डिटेल में समझाऊंगा, और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है? आई होप गाइस सारी चीजें क्लियर होंगी। आज की परमात्मा की खैर रही है कि आज के सेशन में कोई भी गड़बड़ देखने को नहीं मिली, सारी चीजें बड़ी बेहतर तरीके से होती गई हैं। मैं आपके कुछ मैसेज का कुछ नहीं कॉल ले पा रहा हूं, मतलब आपके कॉल नहीं ले पा रहा हूं, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिस्टम हैंग हो गया है। हम लोग कल जब आएंगे ना, मतलब कल डे आफ्टर टुमारो, मैं एक सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। मे बी यहाँ पर नहीं तो आपके सारे एक्यूमुलेट कर लूंगा क्वेश्चंस को, एक दिन स्क्रीनशॉट ले आकर, ये इसका सवाल, ये इसका सवाल, ये इसका सवाल, ये इसका सवाल, उसका मैं आंसर दे दूंगा। परेशान मत होइएगा, अपने हैंड से मैं आपको बेहतर करने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए। कॉल मनी मतलब होता है जब आप एक बैंक, मतलब कॉल मनी एक मैकेनिज्म के अंतर्गत एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, ये बैंक की उधारी के लिए। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस होता है, ये शेयर पर चलता है। जब आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं और एडवांस में पैसा दे देते हैं, दैट एडवांस मनी इज कॉल्ड दी कॉल इन एडवांस। और दो, जब कॉल आप एडवांस में दे देते हैं तो वो कॉल इन एडवांस। जब कॉल आपकी बकाया हो जाती है तो ये कॉल इन एरियर कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्त? कॉल इन एरियर। आई होप क्लियर होगा। ये टॉपिक से अलग हट गया था, इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, जैसे कि आपको जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें तो चीजें समझने में दिक्कत ना हो। कल हम जब आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें मैं ऐड करके लाऊंगा आप लोगों के लिए। वो सिंपल मतलब डे आफ्टर टुमारो। तब तक के लिए दोस्त अभी इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, शाम तक इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे पढ़िएगा। कोई डाउट आता है तो फिर हम लोग डे आफ्टर टुमारो आएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये रहा आज का ओवरऑल सेशन। आई होप सो मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से बेहतर आपके साथ प्रयास करने की, आपके समझ में आया होगा। और अभी तो यार ये ट्रेलर है, अभी तो मूवी बाकी है, अभी तो देखना आप लोग।
ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जब मैं बड़े टॉपिक पे आऊंगा आपको डिटेल में समझाऊंगा, एनपीए, बेसिल नॉर्म्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस एंड बहुत कुछ दोस्त, तब आपको मजा आएगा। ड्रॉयर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, पे क्या होता है, चेक क्या होता है, जो बैंक में काम कर रहे हैं उनसे भी मैं पूछूंगा चेक का मतलब क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें दोस्त हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडोर्समेंट क्या होता है, बैंकिंग टर्म भी बहुत सारे आएंगे जिसका मतलब समझेंगे एग्जैक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें। आई होप सारी चीजें आपके क्लियर होंगी, आप सेटिस्फाइड रहे होंगे, मैंने अपनी तरफ से बेहतर का प्रयास किया है। आई होप सारी चीजें क्लियर रही होंगी, ठीक है। एंड गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल मुलाकात, मतलब डे आफ्टर टुमारो मुलाकात करते हैं और डिटेल में देखेंगे और क्या क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आशीष गौतम, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा। गूगल से सर्च करके कहीं भी ढूंढ सकते हो आप मेरे को, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आशीष गौतम में मिल जाऊंगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर दोस्त, ऑल द बेस्ट।